विख्यात लेखक वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यासों में इस धारणा को झुठला दिया कि ऐतिहासिक उपन्यास में या तो इतिहास मर जाता है या उपन्यास, बल्कि उन्होंने इतिहास और उपन्यास दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया, एक दूसरे की ताकत बनाया। समाज के दुख दर्द के कारणों की जिस समाज शास्त्रीय तर्ज में वो खोजबीन करते थे, उससे उनकी रचनाओं में बयान किया गया इतिहास तारीखों और घटनाओं का हवाला मात्र न होकर उस बीज को पकड़ता है, उस कारण पर उंगली रखता है जिससे इतिहास का पेड़ तैयार होता है। इतिहास न युद्धों से बनता है, न व्यवस्था की गलतियों को गिनाने से। इतिहास बनाते हैं वे जो आम जन की तकलीफ पहचान कर उसको उसमें से बाहर लाना चाहते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के चरित्र खूबियों और खामियों से बने वे लोग हैं जो हारते नहीं, अपनी कमजोरियों को जीतते हैं और हारते हुए को जीतने का हौसला देते हैं। चाहे लक्ष्मीबाई हो, मृगनयनी या माधव जी सिंधिया। तभी उनके उपन्यासों में आती है वो जीवंतता कि हम सारे इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखने लग जाते हैं। इस पारदर्शिता के पीछे है वृंदावन लाल वर्मा का शोध और बुंदेलखंड की धरती से अटूट लगाव। भगीरथ के संकल्प और शिव के कल्याण भाव के मेल से पूरा होता है उनका रचना मंथन। किंवदंतियों से जिस नीर क्षीर विवेक से वृंदावन लाल वर्मा सच का चुनाव करते हैं, उसे बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी भूमिकाओं में साझा किया है। हर उपन्यास उनके लिए एक ऐसा मुकदमा है जिसमें उनकी मुठभेड़ एक बनी बनाई कहानी से होती है जो इतिहास के नाम पर दोहराई जाती रहती है। कहानी कैसे और क्यों बनी, इस पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए, ये चिंता जो वृंदावन लाल वर्मा की है वो इतिहासकार की भी होनी चाहिए। पद्म भूषण वृंदावन लाल वर्मा ने समाज की धारा को दिशा देने की जिम्मेदारी अनेक स्तरों पर बड़ी निष्ठा से निभाई। अपने उपन्यास माधव जी सिंधिया पर काम करते हुए वर्मा जी को कई स्तरों पर कई चरणों में काम करना पड़ा। उपन्यास के परिचय में वे बताते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति वो जंतु है जो बैठा तो रहता है पेड़ की ऊंचाई पर, परंतु कान लगाए रहता है नीचे की भूमि पर रेंगने और चलने फिरने वाले जीवों पर। जर्मनी का संगठन करने वाले विख्यात बिस्मार्क ने राजनीतिज्ञ और राजदर्शी में यह अंतर बताया था कि राजनीतिज्ञ आने वाले चुनाव की चिंता से ग्रस्त रहता है, परंतु राजदर्शी आने वाली पीढ़ी के कल्याण की बात सोचा करता है। 150 वर्ष से ऊपर हो गए जब एक ने झुंझला कर कहा था कि यदि पदों का बंटवारा राजनीतिकों के स्वयं सिद्ध अधिकार की बात है तो पद रिक्त हो कैसे। पद रिक्त होता है या तो पदाधिकारी की मृत्यु से, जो कभी कभी ही होती है, या पद त्याग से, परंतु पद त्याग तो कोई करता नहीं। ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि राजदर्शी वो जो भेड़ के बाल काटे और राजनीतिज्ञ वो जो भेड़ की खाल खींच डालने पर ही जुट पड़े। राजनीतिक स्थिति में चाहे वो वर्तमान की हो अथवा भूतकालीन, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक तत्व तथा प्रश्न घुले मिले रहते हैं। आजकल हम जिस परिस्थिति में हैं, मध्य युग के अंत पर जब अंग्रेज आ जमे, हम कहाँ थे? क्या मध्य युग के उस अंत के काल में हमारे भीतर राष्ट्रीय भावना थी? हमारी प्रांतीयता, वर्ग द्वेष, जाति मोह और स्वार्थपरता ने यहाँ विदेशियों का अड्डा जमाने में उनकी कितनी सहायता की? क्या ये संकट अब हमसे दूर पड़ गए हैं? क्या इन संकटों के निवारण की चेष्टा किसी ने मध्य युग के अंत पर 18वीं शताब्दी में की थी? यदि की थी तो क्या आज हम उससे कुछ सीख ले सकते हैं? उस युग में चुनाव नहीं होते थे, परंतु राजनीतिज्ञ और राजदर्शी तो थे ही, और राजनीति के क्षेत्र में भयंकर महत्वाकांक्षी भी। कुछ सूक्ष्मदर्शी भी थे। उनमें एक बहुत बड़े माधव जी सिंधिया हुए हैं। नाम माधव जी का कहीं छुटपन में ही सुन लिया था। रूलर्स ऑफ इंडिया ग्रंथमाला में प्रकाशित उनका जीवन चरित्र पीछे पढ़ा। इसका लेखक की नाम का एक अंग्रेजी विद्वान है। इस पुस्तक में माधव जी के संबंध में यह वाक्य पढ़ने को मिला,
एशिया भर के जननायकों में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो माधव सिंधिया की बराबरी कर सके। सन 1914 में इस पुस्तक के आधार पर मैंने माधवराव सिंधिया का जीवन चरित्र लिखा और एक मित्र की कृपा से खो भी दिया। कृपा इसलिए कि अगर छप जाता तो पीछे पछताता, क्योंकि कीन के हाथ ऐसी बहुत सी सामग्री नहीं लगी थी जो मुझे वर्षों उपरांत प्राप्त हुई। इसी कारण कीन से कुछ गलतियां भी हुई हैं। जनरल सर जॉन मेलकम माधव जी का समसामयिक था। उसने अपनी पुस्तक मेमोइर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में माधव जी के लिए लिखा है, स्टील अंडर वेलवेट ग्लव्स, मखमली दस्तानों में फौलाद। मैं धीरे धीरे सामग्री इकट्ठी करता रहा और माधव जी के संबंध में कही गई वे बातें मन में रखे रहा। हिस्टोरिकल पेपर्स रिलेटिंग टू माधव जी सिंधिया, महाजी शिंदे ह्यांची कागजपत्रे, मराठी में सन 1937 में प्रकाशित हुई। ग्रांड डफ का मराठों का इतिहास 2 भागों में प्रकाशित विख्यात कृति है। श्री जी.एस. सरदेसाई की 3 भागों में मराठों का इतिहास, 3 भागों में ही सर यदुनाथ सरकार की पुस्तक फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर और पर्शियन रिकॉर्ड्स ऑफ मराठा हिस्ट्री डेली अफेयर्स, इरविन की 2 भागों में लेटर मुगल्स, श्री जी.एस. सरदेसाई की मेन करेंट्स ऑफ मराठा हिस्ट्री, एल्फिंस्टन टॉमसन, रानाडे इत्यादि की अंग्रेजी पुस्तकें और तवारीख मुजफ्फरी फारसी की तथा तवारीखी महाराज गाने ग्वालियर उर्दू की किताबें भी मुझे प्राप्त हो गई। इन सब का अध्ययन करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माधव जी सिंधिया सचमुच महामानव थे। उनमें कुछ त्रुटियां भी थीं, परंतु कितनी। उनके बड़े बड़े गुणों के सामने नगण्य सी। किस महामानव में नहीं थी ऐसी छोटी छोटी सी त्रुटियां। इतिहास के जिस चौखटे में माधव जी सिंधिया का मैं चित्रण करना चाहता था वो विशाल और विस्तृत था, अखिल भारतीय। चित्र की रूपरेखा, विभिन्न रंगों का अनुपात और वितरण, ऐतिहासिक तथ्यों और कल्पना का घोलमेल, यह सह समस्याएं सामने थीं। परंतु इन सबको चुनौती देने वाला माधव जी का महान व्यक्तित्व उस घोर ग्लानि वाले युग में, यह हमारे देश का सौभाग्य है कि अति पतनोन्मुखी युग में भी महान नर नारी हुए हैं जो मार्गदर्शन करते हुए अपनी छाप छोड़ गए। माधव जी सिंधिया और उनके समकालीन राम शास्त्री, अहिल्याबाई होलकर, माधवराव पेशवा, इब्राहिम खां गार्दी इत्यादि। हमारे अनेक इतिहासकारों ने अखिल भारत को एक रस, एक रूप, एक केंद्र तंत्रस्थ देखने की कल्पना की है। जिस राजा या बादशाह ने भारत के समग्र प्रदेशों को सशक्त केंद्र के नीचे समेटने का प्रयत्न किया है, वही अत्यधिक प्रशंसा का पात्र बना। आज हमारा गणतंत्र संघीय गणतंत्र है, यही हमारे लिए स्वाभाविक भी है। भूतकाल के केंद्र को पूर्ण रूपेण सशक्त बनाए रखने की भी आवश्यकता थी, अन्यथा विदेशी आक्रमणकारियों को कौन हटाता। परंतु भिन्न भिन्न भाषाभाषी प्रदेशों के लिए भी तो कुछ चाहिए था। पठान, मुगल इत्यादि सम्राटों के काल में अकबर और उसके 2 उत्तराधिकारियों को छोड़कर शेष सब तुर्क, तुरानी, ईरानी, हबशी इत्यादि प्रदेशों की सैन्य संख्या पर निर्भर थे। केंद्र से छुटकारा पाकर जो प्रदेश आत्मनिर्भर हुए, उनमें हिंदू और मुसलमानों की एकता बढ़ी। केंद्र में उस एकता का काफी अभाव रहा। 18वीं शताब्दी में यह अभाव बहुत बढ़ गया। उत्तर भारत के लगभग सभी खंड परदेशी जागीरदारों, जमींदारों के हाथ में चले गए। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी माधव जी सरीखे नायक का ही काम था कि केंद्र को प्रबल बनाए रखने के साथ ही उन्होंने प्रदेशों को भी आत्मनिर्भर बने रहने में सहयोग दिया और हिंदू मुसलमानों में एकता की भावना समृद्ध करने के प्रयत्न किए। साथ ही उन परदेशी जागीरदारों और जमींदारों को उखाड़कर जनता के विकास का मार्ग विस्तृत किया। माधव जी सिंधिया का जीवन चरित्र न लिखकर उपन्यास लिखने का संकल्प मैंने इस कारण किया कि बड़ी मात्रा में कल्पना के लिए गुंजाइश मिल गई, परंतु मैंने कल्पना को भी इतिहास मूलक रखा है। माधव जी सिंधिया के सब पात्र केवल बहुत थोड़ों को छोड़कर ऐतिहासिक हैं।
नारी चरित्रों में गन्ना बेगम और उम्दा बेगम इतिहास प्रसिद्ध हैं। गन्ना बेगम की समाधि ग्वालियर के उत्तर पश्चिम में लगभग 11-12 मील पर है। कहाँ की तो गन्ना बेगम और कहाँ उसका देहावसान हुआ। यूं तो माधव जी के युग की अनेकानेक घटनाएं रोमांचकारी और ध्यान आकृष्ट करने वाली हैं, परंतु गन्ना बेगम, जवाहर सिंह, नजीब खां, गुलाम कादिर, शिहाबुद्दीन इत्यादि की तो बहुत ही हैं। शिहाबुद्दीन, हद हो गई इस एक में नृशंसता, नीचता, छल कपट, शूरता और निर्ममता की। क्या थी राजनीति उस युग की। उस पतित और भ्रष्ट राजनीति के युग में भी माधव जी सिंधिया सदृश महापुरुष को भारत ने जन्म दिया। कर्नल मैलिसन ने अपनी पुस्तक द फाइनल फ्रेंच स्ट्रगल इन इंडिया में माधव जी के संबंध में कहा है, माधव जी का विशाल स्वप्न भारत की सारी शक्तियों को अंग्रेजों के विरुद्ध एकता में बांधने का था। इस विषय में उन सरीखा अत्यंत दूरदर्शी राजदर्शी भारत ने और कोई उत्पन्न नहीं किया। यह एक विराट कल्पना थी, परंतु इसे केवल माधव जी ही सफल बना सकते थे। यदि उनका देहांत न हो गया होता तो वे सफल हो जाते। ये थी वास्तव में स्वराज की तत्कालीन कल्पना, जिसे छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले साकार किया। शिवाजी ने अपने पत्र में स्वराज्य का विवरण दिया है। इसका जिक्र सरदेसाई की पुस्तक मेन करेंट्स ऑफ मराठा हिस्ट्री में पेज 133 पर मौजूद है। माधव जी इसी परंपरा के भक्त थे। उन्होंने कभी अपने को राजा महाराजा नहीं कहा, केवल पटेल। जनरल सर मैल्कम ने कुड़कर लिखा है, माधव जी अपने को सेवक कहते कहते राजा हो गए। यह बात उस युग की है जिसके लिए कहा जाता है कि मराठे और जाट हल्की नोक से, सिख तलवार की धार से और दिल्ली के सरदार बोतल की छलक से इतिहास लिख रहे थे। और अंग्रेज उस समय क्या थे? क्लाइव के विविध रूपों के समन्वय, व्यवसाय, सिपाहीगिरी, भेड़ की खाल उधेड़ने वाली राजनीतिज्ञता, बेईमानी, शूरता, धूर्ता। जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, उसके विधान में एक धारा यह भी थी, कोई भी सज्जन उत्तरदायित्व के किसी भी पद पर नहीं रखा जाएगा। नीति और सदाचार की कमी अनेक अंग्रेज आगंतुकों में बहुत समय तक बनी रही। माधव जी के युग में यही हाल रहा। भारत के तत्कालीन अधिकांश राजनीतिकों में कदाचित और भी अधिक था। अंग्रेजों के पास अनुशासन और नए नए शस्त्र अवश्य थे। इन सब का सामना करने के लिए माधव जी ने कमर कस ली। आंधी तूफानों की भंवरों में छाती ताने, सिर सीधा किए हुए एक ही माधव, शायद उस युग में दूसरा कोई नहीं। इन आंधी तूफानों में एक बड़ा था सल्तनते जमहूरियत का मुस्लिम संगठन। शाह वली उल्लाह फकीर इसके संस्थापक थे। अपने मत समर्थन वाले हिंदुओं को भी संघ में शामिल करना चाहते थे, परंतु उनका एक चेला शाह कुतुब मने मन इस विचार के विरुद्ध था। वही है ये कुतुब शाह जिसने नजीब खां रोहेले का साथ देकर माधव जी के बड़े भाई दत्ता जी का घायल और बंदी होते हुए भी सिर काटकर नजीब खां को भेंट किया था। शाह वली उल्लाह का देहांत सन 1762 में हो गया। उनका प्रधान शिष्य शाह अब्दुल अजीज मतान्धता में बहुत आगे निकल गया। उसने फतवा दिया कि जहां आज़ाद इस्लाम की हुकूमत ना हो, वो दारुल हरब है। वहाँ के मुसलमान हुकूमत के खिलाफ या तो तलवार पकड़े या हिजरत करें, उस देश को छोड़कर चले आवें। इस मत का विस्तार परदेशी मुसलमानों ने जोर के साथ किया। एक दिन दिल्ली का बादशाह भी इस चक्कर में खींच लिया गया, जिसकी सहायता माधव जी कर रहे थे। 18वीं शताब्दी के इस आंदोलन के बीच हमारी 20वीं शताब्दी में भी फूले फले मुस्लिम लीग, पाकिस्तान और पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक जमहूरियत अधिकांश इसी के परिणाम हैं। अंग्रेज भी इस आंदोलन का साथ देने पर तुल पड़े थे, क्योंकि उन्हें खंड खंड विभक्त भारत को हड़पना तब दुष्कर नहीं जान पड़ता था। एक तरफ शाह वली उल्लाह अखिल इस्लामवाद की परिकल्पना साकार करने में जुटे थे, दूसरी तरफ माधव जी सिंधिया डिवाइड एंड रूल की ब्रिटिश कूटनीति के विरुद्ध भारत के सभी शासकों की शक्ति को केंद्रीभूत करने में जुटे रहे।
भारत के महान राजदर्शी माधवजी सिंधिया का चरित्र प्रस्तुत कर वृंदावन लाल वर्मा ने भारतीय साहित्य को वो अमर कृति उपलब्ध करा दी है जो आने वाले समय में भी समाज और राजनीतिज्ञों का मार्गदर्शन करती रहेगी।